प्रिय विद्यार्थियों, हमने विभिन्न प्रकार के रोग जनकों के संदर्भ का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमने मूलतः जीवाणु, विषाणु, कवक इनके संदर्भ का अध्ययन किया। अब जो है पादप के विभिन्न रोग जो हैं, उन रोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला जो रोग है रोली या किट रोग, रोली या किट रोग, इसे रस्ट डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इसको? रोली या किट या रस्ट रोग। तो रोली, किट या रस्ट शब्द का अर्थ क्या है ना? रोली या किट या रस्ट जो शब्द है का शाब्दिक अर्थ जो है जंग लगने से, जंग लगना। इस प्रकार की जो क्रिया है जिसमें पादप भागों पर जंग लग जाती है, अर्थात जंग लगने से अर्थ है कि पौधे के भागों पर स्पोर्ट्स नुमा, धब्बे नुमा संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। यह स्पोर्ट पादप के वायवीय भाग पर लगते हैं। पौधे के जो वायवीय भाग हैं उन भागों में इस तरीके के स्पॉट्स लगेंगे। यह बेसिडियोमाइकोटा के गण यूरिडेनेलस गण के सदस्य जो हैं उसमें पक्सीनिया जो कवक है, पक्सीनिया के कारण संक्रमण होता है। तो सार की बात यह है कि रस्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ जंग लगने से है, स्पोर्ट्स हो जाने से है, और पादप के जो भाग हैं, वायवीय भाग जिसके अंदर पत्ती है, पुष्प है, तना है, ये जो भाग हैं उनके अंदर ये संक्रमण उत्पन्न होता है या उनके अंदर ये संक्रमण की क्रिया होती है। अब देखो, जो पक्सीनिया के कारण से पौधे के अंतर्गत पक्सीनिया के कारण बनने वाले स्पॉट रंग के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत पीला स्पॉट, भूरा स्पॉट या काले स्पॉट है ना। गेहूं का काला किट रोग, क्या बोलते हैं इसको? गेहूं का काला किट रोग या रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, यानी उसका स्पॉट्स का रंग कैसा है? ब्लैक रंग का है, काले रंग की संरचना का है, या वो पीले रंग में हो या भूरे रंग की संरचना के अंदर पाए जाते हैं। तो रस्ट शब्द या रोली शब्द का अर्थ समझ में आ गया ना भी? यानी शाब्दिक अर्थ है स्पोर्ट्स बनेंगे, वो जंग लगे, जैसे जंग लगता है उसकी जैसी जो संरचना बनती है उसके रूप की रचना पौधे के वायव्य भागों में जनरेट हो रही है, और इसके रंग के आधार पर ये काले रंग में, भूरे रंग में या
पीले रंग की संरचना के होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के विकार के संदर्भ की, मृदुल आशिता विकार। कौन से विकार की श्रेणी में मानते हैं हम? मृदुल आशिता विकार। तो इस प्रकार का जो विकार है, जो मृदुल आशिता, ये पौधे की पत्तियों के निचले हिस्से में, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मृदुल आशिता का कि ये पादप की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों के निचले हिस्से के अंदर कंटामिनेशन हो रहा है। जो कंटामिनेशन या संक्रमण की क्रिया है ये पौधे के कौन से हिस्से में हो रही है? निचले हिस्से के अंदर। पर्ण या पत्तियों के निचले हिस्से में संक्रमण जो कपाशीय कवकीय वृद्धि यानी जो पौधे की पत्तियां हैं उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन का कार्य हो जाता है। इसे मृदुल आशिता अथवा तुलाशिता भी कहते हैं। कौन से रूप में पहचानते हैं अभी इसको? मृदुल आशिता अथवा तुलाशिता के रूप की श्रेणी के अंदर यह अविकल्पी परजीवी होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये अविकल्पी परजीवी। और बेसिकली अविकल्पी परजीवी का क्या तात्पर्य है? तो जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, यानी ये पौधे के जिस पौधे को संक्रमित करते हैं वह उसी पौधे को संक्रमित कर पाते हैं, किसी अन्य पौधे पर इसके संक्रमण की क्रिया नहीं हो सकती, या जिस प्रपोषी से ये पोषण प्राप्त करते हैं उसका कोई दूसरा प्रपोषी नहीं हो सकता जिससे ये पोषण प्राप्त कर सके। तो कंटामिनेशन की क्रिया एक ही पादप भाग से संबंधित है। तो वही रूप जो है अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स के रूप की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह माइकोटा के गण पेनोरोस्पोरा के सदस्य स्क्लेरोस्पोरा के सदस्य स्क्लेरोस्पोरा द्वारा विकार उत्पन्न होता है। यानी यह कपास के अंतर्गत, कपास की जो पत्तियां होती है उसकी निचली सतह पर कंटामिनेशन उत्पन्न करता है। स्क्लेरोस्पोरा जो सदस्य है वो ऊमाइकोटा के अंतर्गत आते हैं, तो उनके द्वारा ये संक्रमण की क्रिया संपन्न की जाती है या उनके द्वारा ये कार्य होता है। तो कपास के अंदर, कपास में मृदुलाशिता रोग ठीक है भाई। इसके पश्चात अगला जो विकार है वह चूर्णिल या छाजिया विकार। इस प्रकार की जो क्रिया है छाजिया या चूर्णिल, तो यहां कंटामिनेशन की जो क्रिया होती है, जो संक्रमण का कार्य होता है, वह पौधे के पर्ण की ऊपरी सतह पर, जो मृदुलाशिता होती है वो निचली सतह पर है, जबकि छाजिया रोग है वो पर्ण की ऊपरी सतह पर है ना, अपर पार्ट ऑफ द लीफ। यह विकार पादप की पत्तियों के
ऊपरी सतह पर संक्रमण उत्पन्न करते हैं, तो इसमें जो पत्तियों की ऊपरी सतह है जिस पर संक्रमण की क्रिया हुई है उस पर सफेद रंग के पाउडर, कौन से रूप की संरचना भाई? सफेद रंग के पाउडर के आकार की, सफेद रंग के चूर्ण जैसा भाग पादप की पत्तियों पर उपस्थित होता है या पौधे की पत्तियों पर वृद्धि करता है। कवकीय वृद्धि, जिस तरीके से कवक के अंदर वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसी कैटेगरी की रूप की संरचना जो है ग्रोथ करेगी। इसके अंदर अविकल्पी परजीवी का गुण पाया जाता है। यह ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स के रूप की संरचना क्या होता है अभी? ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स के रूप की संरचना का भाग, अविकल्पी परजीवी के रूप की रचना इसके अंतर्गत उपस्थित होती है। यह एरी साइफेल्स के सदस्य एरिसाइफी के द्वारा मटर और बेर के अंदर, किसके अंदर भी? मटर और बेर के पादप पर्ण में चूर्णिल आसिता विकार उत्पन्न करते हैं। यानी यह भाग जो है मूल रूप से मटर और बेर के अंतर्गत चूर्णिल आसिता रोग उत्पन्न कर रहे हैं। यहां ऊपरी सतह पर होगा, मृदुल आसिता में निचली सतह पर संक्रमण होता है। और कवकीय वृद्धि के समान ये जो है अपनी क्रिया को क्या करते हैं? प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, या इसके माध्यम से क्रिया होती है। क्लियर? तो ये हमने कुछ 3 प्रकार के रोगों के संदर्भ की चर्चा की है। इसके पश्चात अगला जो विकार है लीफ स्पॉट्स डिजीज, पर्ण धब्बा विकार। तो पर्ण धब्बा विकार जो है, नाम से ही पता चल रहा है, लीफ स्पॉट्स, यानी इस प्रकार का विकार पौधे की पत्तियों में धब्बे नुमा संरचनाएं डेवलप हो जाती है, जो मृत ऊतकों के द्वारा जनरेट होगी। किसके कारण से? मृत ऊतकों के प्रभाव से पर्ण धब्बा लीफ स्पॉट, यानी धब्बे किस भाग पर बनेंगे? पर्ण भाग पर। पर्ण की शिराओं तक की कोशिकाओं में संक्रमण होने से, यानी पर्ण जो भाग है उनकी जो शिराएं हैं वहां तक का भाग क्या हो जाता है? संक्रमित होता है। होने से कोशिकाएं मृत हो जाती है। जो शिराएं हैं उनमें संक्रमण होने से कोशिकाएं मृत होती है। ऊतकों में मृत
कोशिकीय संरचनाएं भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देती है। कौन से रूप की संरचना में दिखाई देती है भाई? भूरे रंग के जो धब्बे हैं उन भूरे रंग के धब्बों के रूप में यह संरचना दिखाई देगी। इसके अंतर्गत मूंगफली का पर्ण धब्बा रोग, जिसे आप टिक्का रोग भी बोलते हैं, टिक्का, मूंगफली का टिक्का रोग। तो मूंगफली का टिक्का विकार जो है वो सिराओं में कंटामिनेशन होकर के भूरे रंग के स्पॉट्स बन जाते हैं, तो उसे पर्ण धब्बा श्रेणी के अंतर्गत हम रखते हैं। मूल रूप से अगला जो विकार है पर्ण कुंचन, कौन सा विकार है भाई? पर्ण कुंचन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो पौधे की पत्तियां हैं वह विरूप या स्थूल होकर के, है ना, मोड़दार, कुंचित होना, उनमें मुड़ावदार संरचना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के विकार में पादप की पत्तियां विरूप या स्थूल होकर व्यावर्त अथवा मोड़दार हो जाती है। क्या है भी? पत्तियां जो है विरूप या स्थूल होकर के व्यावर्त या मोड़दार रूप की संरचना के अंतर्गत पाई जाती है। वो मोड़दार रचना के अंदर आ जाती है, घुमावदार स्थिति के अंदर आ जाती है। इस प्रकार जो पर्ण हैं, इस प्रकार की पर्ण सिकुड़ जाती है, तो टमाटर या मिर्च में कुंचन विकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। इसके पश्चात शीर्षारंभी विकार, अगला जो विकार है शीर्षारंभी डाइबैक डिजीज। डाइबैक डिजीज या शीर्षारंभी जो विकार है, ये मृदा के अंदर कॉपर तत्व की यदि कमी होती है ना, मृदा में कौन से तत्व की कमी हो जाए? कॉपर तत्व की यदि कमी होती है तो इस प्रकार के विकार शीर्षारंभी, यानी इस प्रकार का विकार जो शीर्ष से आरंभ होकर के नीचे की ओर पौधा सूखता जाता है, यह सूखा रोग भी कहलाता है। कॉपर की कमी से इस प्रकार का विकार जो पौधे के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर जो पौधे का शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर
नीचे की ओर और सूखा अथवा झुलसता जाता है यानी पौधा ऊपर से नीचे की ओर शुष्क होता जाता है जल अभाव के कारण इसमें शीर्ष से नीचे की ओर और शुष्कपन या सूखापन आता है। तो नींबू के अंदर सिट्रेसी कुल के जो पादप है नींबू, उसके अंतर्गत इस प्रकार का विकार होता है। सिट्रेसी कुल नींबू में शीर्षारंभी विकार, ठीक है भाई। इसके पश्चात अगला जो विकार है वह है जुलसा या बिलाइट। यानी जो पौधे के कोमल वायवीय भाग के उत्तक हैं वह झुलस जाते हैं, जल करके नष्ट हो जाते हैं। जो मर्दुतकीय भाग हो या और पौधे के जो सामान्य भाग हैं, तना है, पुष्प है, ये भाग झुलस करके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के भाग जो जलकर या झुलसकर इस प्रकार के जो भाग हैं वो झुलस करके क्या हो जाते हैं भी, नष्ट हो जाते हैं और सामान्य पादप भाग की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। जो पादप के सामान्य भाग हैं जैसे पुष्प, तना, ये सारे जल करके क्या हो सकते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब पौधे में झुलसा रोग जो है ये अगेती या पछेती अंगमारी के रूप में, यह अगेती या पछेती अंगमारी के रूप में होते हैं। यानी इस प्रकार की जो क्रिया है आलू और टमाटर के अंदर, आलू व टमाटर में इस प्रकार का जो विकार है उत्पन्न होता है। इसके पश्चात आर्द्र गलन विकार, कौन सा रोग है भी, आर्द्र गलन विकार, यानी मृदा के अंदर आर्द्रता के कारण से पौधे के कोमल भाग, यानी जो मृदा के संपर्क में हैं, छोटे छोटे पौधे हैं और वो मृदा के संपर्क में आर्द्र भूमि में हैं, तो वो गल करके नष्ट होने लग जाते हैं। आर्द्र गलन है ना, रॉट डिजीज है एक तरीके से। मृदा की संपर्क में पौधे के कोमल भाग, मृदा के संपर्क में पौधे के कोमल भाग गिरते हैं, जो गलने के कारण
गलने के कारण जमीन पर गिर जाते हैं। ये भाग जो है वो गलते हैं और गल करके जमीन पर गिर जाते हैं। तो इसे आर्द्रता के कारण से हो, भूमि में ये गलन किसके कारण से हुआ है, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता के प्रभाव के कारण से ऐसा विकार हुआ है। और ये जो चीज है ये टमाटर व मिर्च में आर्द्र गलन रोग उत्पन्न होता है। टमाटर या मिर्च जो है उसके अंतर्गत आर्द्र गलन विकार की स्थिति आती है। यानी सीधा सा है कि जो पौधे के भाग हैं, कोमल भाग जो भूमि के संपर्क में हैं, वह संरचनाएं गल करके क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। इसके पश्चात अगला जो विकार है मोजेक विकार है ना। कौन सा विकार है भाई, मोजेक विकार। मोजेक विकार, तो मोजेक विकार में सीधा सा है ये विषाणु जनित, कौन सा किसके कारण से होता है अभी, विषाणु जनित रोग, जिसमें पादप के पर्ण भाग में मोजेक यानी छोटी छोटी इकाइयां जो है वो परस्पर छोटे छोटे गोल रचनात्मक जो भाग हैं, छोटी छोटी इकाइयां जुड़कर गांठनुमा अतिवर्धी बनाती है। सिराओं में हो सकता है ना, जैसे भिंडी का पीला मोजेक सिरा विकार रोग, या तंबाकू का मोजेक रोग है ना, टीएमबी, तंबाकू मोजेक विषाणु, तंबाकू मोजेक, भिंडी का पीला सिरा मोजेक रोग। ठीक है, इसी प्रकार फाइलोडी विकार, फाइलोडी विकार ये क्या होता है कि जो विकार यानी पौधे के जो पुष्पीय भाग हैं, पादप के पुष्पीय भाग पाण सदृश्य संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो पुष्प थे, पुष्प संरचना जो है वो पर्ण सदृश्य संरचना के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इस विकार को ही हम किसके अंतर्गत पहचानते हैं, फाइलोडी विकार की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। और तिल में फाइलोडी विकार
होता है। इसके अंदर भी जो तिल है उस तिल के अंदर इस प्रकार के विकार की क्रिया होती है। तो ये पौधे के अंदर होने वाले अलग अलग प्रकार के रोग और उनके क्या लक्षण थे उनके संदर्भ की हमने चर्चा की है। अगली चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।